Okay, good morning, everybody. How you all? Mm. So, yeah, just tell me, was there any homework given? Everybody, क्या क्या होमवर्क दिया गया था जरा बताना एक बार. एक्सरसाइज टू 1 to 15. ठीक है, एक्सरसाइज टू 1 to 15. डाउट है इसमें किसी को? 1 to 13. ओके, इसमें किसी को डाउट है? एक्सरसाइज टू 1 to 15, 1 to 13 या 13, 14, 15 नहीं दिया होगा क्योंकि 14 में क्वेश्चन में इंथैल्पी की बात हो रही है और इंथैल्पी हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, राइट? है ना? तो बताइए कोई डाउट है तो, अदरवाइज विल मूव अहेड विद द टॉपिक. ओके फाइन. Yeah, very good morning. Yeah, you're talking about question number 6. ठीक है. A thermodynamic system goes from states. देखो thermodynamic system की बात हो रही है जो कि स्टेट की एक ट्रांजिशन कर रहा है. ठीक है, लिखा क्या है यहाँ पे? स्टेट्स हैं इसके P1V, देन जाता है 2P1V. ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जा रहा है, राइट? रेडी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जा रहा है तो 2P1V कहीं ऊपर होगा, राइट? तो ऐसे भेज देते हैं इसको. ठीक है, एंड 2 जाता है P1V टू P2V, P1V टू P2V, यानी यहाँ पे. तो अब क्या पूछ रहा है? वर्क डन इन द टू केसेस. देखो वर्क डन तो बड़ा आसान है. इस केस एरिया अंडर द कर्व देखते हैं ना एवरीवन. एवरीबॉडी, एरिया अंडर द कर्व देखते हैं ना एवरीबॉडी? कुछ तो बोलो यार. तो एरिया अंडर द कर्व तो इस पहले वाले केस में तो 0 है और दूसरे वाले केस में क्या है? PV है और एक्सपेंशन है तो नेगेटिव होगा. इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसका आंसर क्या बना? टेल मी. 6 का आंसर क्या बना? 6 का आंसर बना 0 और माइनस PV1. कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं आयुष? ठीक है, 7th पूछ रहे हैं कुछ लोग, 3rd पूछ रहे हैं. एक सेकेंड. सलोनी इज आस्किंग क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. देखो मोमेंटम जो है, मोमेंटम तुम्हें क्या लगता है? मास इनटू वेलोसिटी. ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? एवरीबॉडी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो टेल मी, इज इट एन इंटेंसिव क्वांटिटी और एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी? एक्सटेंसिव ऑब्वियसली. ठीक है ना? तो ये आ गया एक्सटेंसिव क्योंकि मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा ही होगा. विस्कोसिटी, विस्कोसिटी समझते हो ना? रेसिस्टेंस टू फ्लो. ये तुम फिजिक्स में पढ़ चुके हो क्या? एवरीबॉडी, हैव यू स्टडीड दिस इन फिजिक्स? नॉट एट. तो देखो F इज इक्वल टू माइनस NA/dV/dx. ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, इसको बोलते हैं ईटा. तो अब इससे देख लो, बताओ. विस्कोसिटी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो. जैसे एक लिक्विड की मॉलिक्यूल है, एक लिक्विड का लेयर है, तो इसके ऊपर का एक लेयर थोड़ा तेज भागता है और इसके ऊपर का लेयर और तेज भागता है, इसलिए लिक्विड आगे जाता है. तो होता क्या है, ये लेयर्स लिक्विड के टकराते रहते हैं. तो ये जो रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन होता है बिटवीन लेयर्स, जिसके वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है फ्लो के अंदर, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी. तो तुम्हें नहीं लगता है नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है? एवरीबॉडी कुछ तो बोलो. ठीक है, तो इसको अपन एक्सटेंसिव की कैटेगरी में रखेंगे. अभी बाकी चीजें भी देख लेते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. देखो यहाँ पर इंटेंसिव कौन कौन से हो जाएंगे, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट देम बेसिकली. तो यहाँ पे देखो विस्कोसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, पर मोल डिफाइन करो, पर ग्राम डिफाइन करो. मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सारे हो जाएंगे. एवरीबॉडी, मोमेंटम को छोड़ के सारे इंटेंसिव ही है ना.
ये समझ में नहीं आ रहा? मोमेंटम को छोड़ करके सारे इंटेंसिव ही हैं, तो आंसर कितने हो जाएंगे? 7 होंगे। सलोनी, इज दैट क्लियर? सलोनी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रिलेटिव डेंसिटी, इसकी बात हमने करी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है एवरीबॉडी? रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, आल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, जैसे किसी सब्सटेंस का डेंसिटी यदि 2 है तो उसका रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे आएगा? डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? Saloni, is that clear now? Saloni, okay fine. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी फिजिक्स में पढ़ोगे। जैसे मान लो वैक्यूम में या फिर एयर में दो पॉइंट चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि यदि इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो F हम लिखते हैं K Q1 Q2 by r स्क्वायर, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, अब यदि तुमने इसको रख दिया, अब इसी चीज को देख रहे हो इन ए मीडियम having dielectric constant K, तो अब ये जो F डैश बनेगा वो आएगा 1 by K। ठीक है, मतलब 1 by D लिख देता हूं मैं, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में D डिफाइन करता हूं, K Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है सेपरेट करने के चार्जेस को, जो हम फिजिक्स में ही पढ़ोगे, जो कि ऑब्वियसली नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। वाटर के लिए इट इज 81, ये हमने वाटर के लिए 81 इसमें डिफाइन किया था केमिकल बॉन्डिंग में। याद आ रहा है कुछ एवरीवन? रिटन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पीएच क्या होता है? पीएच, अरे पीएच क्या होता है बताओ? पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, या फिर पीओएच इसी तरह से डिफाइन करते हैं। तो अब ये देखो क्या है, ये तो होता है कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो N बाई वी है, N बाई वी है। तो अब N बाई वी तुमको क्या लगता है, इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है? एवरीडी, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी N बाई वी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव होगा ना। आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसी को पूछना था क्या? 8, ठीक है 8 की बात करते हैं। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड इन अ सिस्टम विल, देखो फ्रीज करोगे लिक्विड को तो क्या होता है बताओ? सबसे पहले लिक्विड हीट देता है या फिर लिक्विड फ्रीज हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड हीट दे रहा है या लिक्विड हीट ले रहा है बताओ? एवरीडी, इफ यू आर फ्रीजिंग समथिंग, तो इज इट रिलीजिंग हीट और एब्जॉर्बिंग हीट? जैसे हाथ में तुमने बर्फ रखा था, राइट, ये एग्जांपल याद आ रहा है? हाथ में बर्फ रखा था तो बर्फ पिघल रहा था, तो हाथ तुम्हारा जो है वो बर्फ को हीट ट्रांसफर कर रहा था, यानी बर्फ जो है आइस, इट वाज एब्जॉर्बिंग हीट, राइट? नाउ थिंक ऑफ रिवर्स प्रोसेस, यदि वो पानी जो है आइस बन जाए तुम्हारे हाथ में, इसका मतलब क्या है? इट इज रिलीजिंग हीट, तो हीट रिलीज कर रहा है, राइट? तो हीट गिवन बाय द सिस्टम है, ये बात तो क्लियर है ना? हीट गिवन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव होता है ना? क्लियर है? हीट गिवन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट बताइए। 11th, when two moles of hydrogen atoms combine to form a mole of hydrogen atom, देखो तुम्हारे पास 2 मोल है हाइड्रोजन एटम के जो कि कंबाइन करके H2 बना देते हैं, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा H नेगेटिव होगा। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि डेल्टा H नेगेटिव क्यों बता दिया? एवरीडी, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे हमने
केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, बॉन्ड बनता है तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है ना। वैसे भी तुम सोच लो, ये मोनो एटॉमिक है तो 3/2 kT होगा इसका एनर्जी, राइट। ये मोनो एटॉमिक है तो इसका एनर्जी होगा 3/2 kT। और एक सेकंड रुक जाओ, हाँ इसका एनर्जी होगा 3/2 kT, इसका इंटरनल एनर्जी 3/2 kT, और ये इसका एनर्जी होगा 5/2 kT। तो पहले टोटल इंटरनल एनर्जी कितना था, 3 kT था, अब कितना है 2.5 kT। तो डेल्टा यू तो नेगेटिव तुम्हें ऐसे भी दिख रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि तुम केमिकल बॉन्डिंग का भी नहीं समझ में आया तो भी तुम थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ ही सकते हो ना। क्लियर एवरीवन? वर्क डन जीरो होगा क्योंकि रिजिड कंटेनर है ना, वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है, कंटेनर लिखा है इट इज रिजिड। फाइन, नेक्स्ट बताइए। आयुष बोल रहा है 6 वाला फिर से समझाएं। ठीक है आयुष, फिर से समझा देते हैं तुम्हें 6 वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक सिस्टम है इनिशियल स्टेट पे P1V, ठीक है, P1 और V पे। अब इसमें पहले केस में जाता है 2P1V, मतलब ऐसा कुछ, और दूसरे केस में जाता है, दिस इज पाथ 1, दूसरे केस में जाता है P1 और 2V, ठीक है, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। तो पाथ 1 के अंदर आइसोकोरिक है ना, कौन एरिया अंडर द कर्व तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये समझ में आ रहा है। पाथ 1 जो है वो आइसोकोरिक है, एरिया अंडर द कर्व कुछ भी नहीं आया, तो वर्क डन जीरो होगा। इज दैट क्लियर? सो वर्क डन अलोंग पाथ 1 0। वर्क डन अलोंग पाथ 2 की बात करें तो इट विल बी एरिया अंडर पीवी कर्व। इज दैट क्लियर? यदि हम वर्क डन अलोंग पाथ 2 की बात करें तो इट विल बी एरिया अंडर पीवी कर्व। तो ऑब्वियसली ये एरिया अंडर पीवी कर्व कैसे निकालोगे, माइनस, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है 2v माइनस v, तो ये माइनस p1 इंटू v1 आया, ये v1 है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट बताइए कौन सा क्वेश्चन। सेकंड में फोर्थ बता दें। रिवर्स चल रहे हो क्या तुम लोग? रुक जाओ अभी, रुक जाओ। सेकंड, sliding of legs on how many cases the bodies become hot due to mechanical energy losses? Sliding of legs on roof surface, कौन से लेग की बात हो रही है ये? क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन पार्ट, लेग स्लाइड हो रहे हैं रूफ के सरफेस पे, मतलब क्या रगड़ा रहे हैं, राइट, देयर फ्रिक्शन, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। मैकेनिकल एनर्जी लॉसेस की वजह से तो होगा ही ना, व्हेनेवर देयर इज फ्रिक्शन देयर ऑब्वियसली इज मैकेनिकल एनर्जी लॉस, एंड ऑब्वियसली यहां स्लाइडिंग ऑफ लेग्स तो होगा ही, ठीक है सलोनी। I think they are talking about the friction taking place between the when you walk on the roof and the, मतलब जो पाँव पे और जो सरफेस पे फ्रिक्शन हो रहा है, they are concerned about that. तो that will obviously generate heat. Normally सर्दियों में करते हैं क्या है, लोग हाथ रगड़ते हैं ताकि हाथ उनका गर्म हो जाए, right? When you rub your hands against each other, then your hands become warm. You might have done that as well. Next question बताइए। Next question everybody. हो गया सारा? 12th.
5 moles of gas is put through a series of changes as shown in the figure. ठीक है, ये है वॉल्यूम, ये है टेम्परेचर, ये है सी, बी और ए. So this is ABC, correct? हाँ. तो अब पूछा ये जा रहा है 5 moles of gas is put through a series of changes as shown in the figure. ठीक है, तो अब पूछा क्या जा रहा है, A to B क्या है? एवरीबॉडी A to B कौन सा प्रोसेस है बताओ? जब हम बात कर रहे हैं A to B तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे चल रहा है, तो कैन वी कॉल इट आइसोकोरिक? एवरीबॉडी कैन वी कॉल इट आइसोकोरिक? ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट B to C. B to C कैसा है? एवरीबॉडी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, V प्रोपोर्शनल टू T. V प्रोपोर्शनल टू T कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना, आइसोबारिक होगा ये. एंड C to A कांस्टेंट टेम्परेचर तुम्हें दिख रहा है, आइसोथर्मल है. नेक्स्ट, और कोई डाउट है एवरीबॉडी? तो आगे बढ़ सकते हैं, कैन गेट बैक टू द टॉपिक? ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर हम लोग जो बातें कर रहे थे इनिशियली our last topic was reversible and irreversible process, right? हमारा जो टॉपिक था इट वाज रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस की बातें अपन कर रहे थे. तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? सी, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम लोग ने ये सीखा था कि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं होता है, राइट? तो हम लोग पी एक्सटर्नल डीवी ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल के अंदर, राइट? एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जो कि एक्चुअली में होता ही नहीं है. जैसे मैंने बताया था कि एग्जांपल याद है, एक्चुअली तुम बॉम्बे से गोवा जा रहे हो, ठीक है, एक्चुअली में तुम बॉम्बे से गोवा जा रहे हो बट इनफाइनाइट स्टॉप के साथ जा रहे हो, राइट? तो एक्चुअली में तुम गोवा कभी पहुंचोगे एवरीबॉडी? कभी नहीं पहुंचोगे. तो ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है, आइडियल प्रोसेस है, इस तरह से अपन बात करते हैं. पाथवे डिफाइंड होता है, ये तो फिर से लिखना नहीं है ना एवरीबॉडी, मैं तुम्हें रिवीजन करवा रहा हूँ एक तरह से, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर. अब हम बात कर लेते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस की. तो सी, इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, याद यदि तुम्हें है तो ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर डिफाइंड. यहाँ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो है पॉइंट्स डिफाइन होते हैं. यहाँ पे इनिशियल फाइनल पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं और कुछ चीज ज्यादा डिफाइन होती है नहीं, ठीक है? यहाँ पे P एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, जो भी हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, जो भी प्रोसेस समझ लीजिए, एक्सपेंशन समझ लीजिए या फिर कंप्रेशन समझ लीजिए, ठीक है? तो वर्क डन होता है यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1. स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट. डन.
ओके, अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो ये बातें हमने कर ली, इंटीग्रल के बाहर रखते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेज एक्सपेंशन या जो भी है कंप्रेशन। हाँ, एक्सपेंशन वाले केस में दो 2.5 केजी की ब्लॉक रखे और एक, हाँ तो चलेगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली स्टेप्स दिखाना है हमें, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं रेडी। तो अब देखो क्या है, कंपैरिजन करते हैं, ग्राफिकल कंपैरिजन, ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफिकल कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, इनको हम ग्राफिकली कंपेयर कर सकते हैं क्या रेडी, इनको हम ग्राफ बना के इनका प्रोसेस कंपेयर कर सकते हैं, लेट अस सी हाउ। जैसे पहला केस हम लोग करते हैं कंपैरिजन एक्सपेंशन के केस में, बिकॉज हमने एक्सपेंशन में ही स्टार्ट किया था, ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन को समझने के लिए सपोज ये अपने पास एक, ठीक है, ये अपने पास एक पिस्टन और सिलेंडर का सिस्टम है। इनिशियली इसकी वॉल्यूम अपने को दे रखी है V1, इनिशियली इसकी वॉल्यूम अपने को दे रखी है क्या V1। अब देखो एक्सपैंड करेगा राइट, तो एक्सपैंड करेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा ना, P एक्सटर्नल, यहाँ पे मान लो P इंटरनल गैस का प्रेशर है, इज ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा लिख दिया, P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, तो एक्सपेंशन कब होगा, एक्सपेंशन विल टेक प्लेस, कब तक बताइए, टिल P internal dash becomes equal to P external, यही ना। तो अब ये फाइनल वॉल्यूम पे जब ये पहुंचेगा P एक्सटर्नल, लेट से ये V1 था और फाइनल वॉल्यूम पे जब ये पहुंचा तो लेट से ये V2 हो गया, राइट, कोई दिक्कत है। तो ठीक है, तो अब यदि हम इसको बोलेंगे सिंगल स्टेज, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, कोई दिक्कत है रेडी, इसको बोलेंगे ना सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। तो ये तो इरिवर्सिबल हुआ ना सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन हो गया इरिवर्सिबल। अब जरा समझते हैं कि यहाँ होगा क्या। देखो एक्सपैंड कर रहा है तो इनिशियली वॉल्यूम कम था, यानी यहाँ पर हम A डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा B, तो अब A और B आगे रखेंगे, ये तो समझ में आ रहा होगा कि B को मैंने क्यों आगे रखा है। अब जरा सोचो गैस एक्सपैंड कर रहा है तो कौन से प्रेशर पे एक्सपैंड कर रहा है बताओ रेडी, वर्क डन हमें निकालना है, तो कैन वी राइट दिस इज दी वर्क डन, वर्क डन क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल DV, और यहाँ पे P एक्सटर्नल एक्चुअली प्रेशर गैस का है ना पॉइंट B पे, ये चमक रहा है सबको एवरीबॉडी, ये गैस का प्रेशर है ना पॉइंट बी पे, तो एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, वर्क डन जो हुआ, एरिया अंडर द कर्व ये आएगा, इज दैट क्लियर, दिस इज वर्क डन सिंगल स्टेज। ये समझ में आया या नहीं आया, किसी को डाउट है तो पूछ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ठीक है, पहले इसको एक बार लिख लो सब लोग, देन विल सी हाउ टू एक्सप्लेन दिस, राइट इट डाउन फर्स्ट, राइट इट डाउन। ये इरिवर्सिबल है, हाँ ऑब्वियसली सिंगल स्टेज तो इरिवर्सिबल होगा ना। देखो रिवर्सिबल को तो हम मतलब हाइपोथेटिकल है ना, इनफाइनाइट स्टेज में कैसे एक्सपैंड करवा के समझाएं, वो तो हाइपोथेटिकल होता है।
रिटर्न एवरीवन। अच्छा देखो, तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना सबको कि वर्क डन जो होता है dw, दिस इज माइनस पी एक्सटर्नल dv, राइट? ये तो सबको पता है, वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल dv। ये सबको नहीं पता क्या? अब तुम्हें पता है कि एक्सपैंड कर रहा है तो इंटरनल प्रेशर तो एक्सटर्नल से ज्यादा होगा ना, ये क्लियर है एवरीबॉडी? ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं, ये और ये, इसमें किसी को डाउट है? तो अब ये पता है तुम्हें कि गैस का प्रेशर इंटरनल ज्यादा है। सिद्धेश तुम्हें ये दोनों भी क्लियर नहीं है? सिद्धेश ओके, तो अब यहाँ पे P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल है, तभी एक्सपेंशन होगा। अब हम एक्सपेंशन का केस ले रहे हैं तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि इंटरनल के प्रेशर जो है एक्सटर्नल से ज्यादा होगा, एंड दैट इज व्हाई एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस, राइट? तो अब यहाँ पे एक्सपैंड करेगा गैस, कब तक एक्सपैंड करेगा? जब तक नया इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए। इज दैट क्लियर? ये बात तो क्लियर होना चाहिए ना कि जब तक एक्सपेंशन होगा तब तक एक्सपेंशन होगा जब तक नया इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाता है, राइट? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, तो अब जब इनिशियली वॉल्यूम हम कम रखेंगे तो ए रखा, फाइनली वॉल्यूम हम ज्यादा रखेंगे क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, राइट? तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो ए और बी हमने पॉइंट्स ऐसे रैंडम चूज कर लिए, इसमें किसी को दिक्कत? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब सिंगल स्टेज एक्सपेंशन क्यों लिखा? क्योंकि एक ही स्टेज में एक्सपेंशन हो रहा है। अब वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, वर्क डन होता है पी एक्सटर्नल डीवी, तो वो पी एक्सटर्नल एक्चुअली प्रेशर एट पॉइंट बी ही तो है। ये नहीं चमक रहा है क्या? अरे वो पी एक्सटर्नल जो है वो कब तक एक्सपेंड किया? जब गैस का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर ना हो। तो ये माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो यही तो है पी एक्सटर्नल, दिस इज पीबी। तो एरिया अंडर द कर्व यही आएगा ना, दिस इज वर्क डन इन सिंगल स्टेज। अभी भी नहीं चमका? नहीं चमका, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से देखो। फिर एरिया अंडर द कर्व समझ में आता है तुमको? जैसे अपन प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ए और बी से जा रहा है गैस का, इनिशियली हमें पता है कि वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो अब ये बताओ पी एक्सटर्नल क्या माइनस पी बी नहीं होगा एवरीबॉडी? ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऑब्वियसली तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा है, ये होना चाहिए ना। पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल ऑब्वियसली कांस्टेंट है क्योंकि इररिवर्सिबल है। तो प्रेशर पॉइंट ए का ये है, पॉइंट बी का ये है, दिस इज पी बी, दिस इज पी ए, ठीक है? दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, तो माइनस पी वी, यही एरिया अंडर द कर्व आया। इसमें ऐसा कौन सा बहुत बड़ा कठिन चीज मतलब दिख रहा है? अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? अरे भैया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, ए को क्यों नहीं कंसीडर किया वर्क डन? वर्क डन को, अरे भैया वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो पॉइंट बी का प्रेशर है ना। अच्छा ये लिखेंगे क्या श्रेयस हैज ए क्वेश्चन कि वर्क डन को माइनस पी ए लिखना चाहिए? अरे गैस किस प्रेशर पे एक्सपैंड कर रहा है, ए के प्रेशर पे या बी के प्रेशर पे, जरा ये बताओ। एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर है? हमने एक कंडीशन डिफाइन किया था कि P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, तो गैस एक्सपैंड करेगा टिल P इंटरनल डैश बिकम्स इक्वल टू P एक्सटर्नल। तो जो फाइनल स्टेज पे गैस रुकना, एक्सपैंड करना बंद करेगा, वो तो प्रेशर एट पॉइंट बी होगा ना। तो हम पी बी लेंगे या पी ए लेंगे बताओ? पी बी लेंगे ऑब्वियसली, सो दिस इज वर्क डन इन सिंगल स्टेज। अभी भी नहीं समझे तुम? पीए टू पीबी का कोई एरिया अंडर आता था? एरिया के लिए तो तुम्हें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चाहिए। अभी किसी को डाउट है? अभी भी क्लियर नहीं है? अरे इतना ही होता है कि वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, यानी माइनस पी जो भी फाइनल स्टेट है मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। इज दैट क्लियर?
ठीक है, तो ये लिखना है फिर से, यू वांट टू राइट इट अगेन? तो देखो हमने पहला केस कंसिडर किया, दैट वाज सिंगल स्टेज एक्सपेंशन. लेट अस नाउ टॉक अबाउट टू स्टेज एक्सपेंशन. ठीक है एवरीबॉडी, हमने इनिशियली बात करी थी सिंगल स्टेज एक्सपेंशन की. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू स्टेज एक्सपेंशन. देखो टू स्टेज एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है. जैसे मान लो तुम्हारे पास ये 3 ब्लॉक्स रखे हैं, एक का मास 1 kg है और बाकी दोनों का मास 0.5 kg है ईच. तुम क्या करोगे, अभी फाइनली ब्लॉक, ये फाइनल पोजीशन पे 1 kg ही रखोगे, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी ही जा रहे हैं, ठीक है. बट तुम एक ब्लॉक को हटाओगे 0.5 kg वाला, ठीक है, और फिर दूसरे ब्लॉक को हटाओगे 0.5 kg. समझ में आ रहा है? तो ये 2 kg हो, 2 स्टेज होगा. एवरीबॉडी ये समझ में आया? 0.5 kg का ब्लॉक एक एक करके हटाएंगे. नहीं समझ में आया? अरे हमें क्या करना था, जैसे पी एक्सटर्नल डैश से जाना था ना. तो जैसे मान लो पिछले बार हमने क्या किया था, सिंगल स्टेज की बात कर रहे हैं. जैसे ये सिंगल स्टेज है, 1 स्टेज सिंगल स्टेज. तो उसमें एक एक केजी के अपने पास 2 ब्लॉक थे, 1 kg के 2 ब्लॉक थे. तो हम एक ब्लॉक उठा दिए तो ये एक ही स्टेज में एक्सपैंड करेगा ना. ऑलरेडी ये तो एक स्टेज में एक्सपैंड करेगा. बट इसी चीज को हम 2 स्टेज में ले जाने के लिए 1 kg रखे और 0.5 kg के 2 ब्लॉक्स रख दिए और एक एक करके हटाएंगे, तो ये 2 स्टेज में जाएगा ना. अभी भी नहीं चमका? ये सिंगल स्टेज हो गया है और ये 2 स्टेज हो गया. लेकिन हम इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रखना चाहते हैं, इसलिए ब्लॉक्स के मास कम करते जा रहे हैं. ये लिखना है तो लिख लो. रिटर्न एवरीवन. सेकंड केस में पॉइंट्स ज्यादा डिफाइन होंगे ऑब्वियसली. सेकंड केस में 3 पॉइंट्स डिफाइन हो रहे हैं, 2 स्टेजेस डिफाइन हो रहे हैं, और यहाँ एक स्टेज डिफाइन हो रहा है और 2 पॉइंट्स डिफाइन हो रहे हैं. डन एवरीवन. ओके, तो अब ये तो सबको समझ में आ गया ना कि 2 स्टेजेस का मतलब क्या है, या नहीं समझ में आया? ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे. टू स्टेज एक्सपेंशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. देखो इनिशियली, वेट करें, डन. अब देखिए क्या है, मान लो 2 स्टेज की बात कर रहे हैं अपन, है ना. तो अभी भी हम इनिशियल स्टेट ए रखते हैं और फाइनल स्टेट बी रखते हैं, बट बीच में हमने एक नया स्टेट डिफाइन किया है सी.
याद आ रहा था, हम एक पॉइंट से बी दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे थे, उसके बाद बीच में पॉइंट्स याद कर रहे थे कि बीच में तालाब था, एक झरना था, है ना? वैसे ही तो अब हम दो स्टेज डिफाइन कर रहे हैं। तो अब मान लो, राइट, सो वी आर ऑन द पॉइंट ए एंड वी फाइनली वांट टू गो टू पॉइंट बी एक्चुअली, बट हमारा बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेशन है जहां हमको जाना है, वो सी है। तो इस बार वर्क डन जो होगा ए से सी जाने में, तो वो तो सी के प्रेशर पे एक्सपैंड करेगा ना एक्टिविटी। ये समझ में आ रहा है? ये टू स्टेज कुछ इस तरह का होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? ये वर्क डन टू स्टेज समझ में आया नहीं आया? फाइनल प्रेशर पे एक्सपैंड करेगा, तो पहला ये और फिर ऐसा, तो ये हो गया वर्क डन इन टू स्टेज। ये चमक रहा है क्या? नहीं चमक रहा है? अच्छा, इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। तो डब्ल्यू ए क्या आएगा? माइनस पी सी फाइनल जो प्रेशर है, इंटू वी सी माइनस वी ए, यही आएगा ना? एवरीबॉडी, ये नहीं समझ में आया? ये फाइनल प्रेशर पे एक्सपैंड कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना वर्क डन। तो ये दूसरे स्टेज में ये क्या आएगा? माइनस पी बी वी बी माइनस वी सी। तो यही दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट वर्क डन हुआ ना? अभी भी नहीं चमका है? नहीं चमका? ओके, ठीक है, लिख लो इसको। राइट इट डाउन फर्स्ट। रिटर्न। अच्छा, ये हम समझ चुके हैं ना कि वर्क डन किसी भी स्टेज के लिए ले हम। हाँ ठीक है, स्टेज दैट इज फाइन। हम वर्क डन किसी भी स्टेज के लिए लिए हैं, तो वर्क डन तो माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन होता है ना? तो यदि तुम ए से सी के लिए ही सोचोगे, तो तुम्हारा ए टू सी, बाकी भूल जाओ कि वी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो वर्क डन ए है वो पी एक्सटर्नल तो फाइनल के बराबर होगा पी सी। तो ये तुम्हें नहीं चमक रहा है? ये तो फॉर्मूला ही लगाया है ना हमने। ये तुम एक तरह से याद ही कर लो कि एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा फाइनल स्टेट का प्रेशर ही होता है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना, वो हमेशा फाइनल स्टेट का प्रेशर होता है, तभी तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा। एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू दी फाइनल, सॉरी, प्रेशर ऑफ द फाइनल स्टेट। क्योंकि एक्सपेंशन भी हो रहा है ना, तो खुद सोचो कि एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनल ज्यादा है। तो कब तक एक्सपेंशन होगा? जब तक जो इंटरनल नया बनेगा वो एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। तो जो फाइनल स्टेट का प्रेशर होगा वही हमेशा पी एक्सटर्नल होगा। कंप्रेशन में भी क्या होगा? एक्सटर्नल ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो कंप्रेशन होगा। तो कब तक एक्सप्रेशन होगा? कंप्रेशन होगा जब तक नया इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए। तो ये तुम याद ही कर सकते हो। यदि तुम्हें बार बार कंफ्यूजन हो रहा है इस बात में, तो याद कर लो, ये तो जनरल लॉजिक है। तो दूसरे स्टेज की बात करो, ये वाला स्टेज की, बी वाला स्टेज। तो यहाँ पे तो पी बी वी सी वी बी माइनस वी सी क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं है? बताओ अब क्लियर है? तो रिटर्न एवरीवन। रिटर्न। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट थ्री स्टेज एक्सपेंशन। अभी तो हमने टू स्टेज किया ना। अच्छा देखो, नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा रहे हैं तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिवर्सिबिलिटी। ये समझ में आ रहा है सबको? नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा रहे हैं, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिवर्सिबिलिटी। तो अब हम नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा रहे हैं, फाइन, लेट अस से। तो हम एक पॉइंट ए चूज करते हैं, पॉइंट बी, नंबर ऑफ पॉइंट स्टेजेस बढ़ा रहे हैं तो बीच में दो स्टेज डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, सी और डी। तो इस बार जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो पहले से ज्यादा आएगा या पहले से कम आएगा? जरा सोचो। ये होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, फिर होगा कुछ इस तरह से, फिर होगा कुछ इस तरह से। तो एरिया अंडर द कर्व दिख रहा है तुम्हें? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है W3
इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1, मॉड ले लेते हैं क्योंकि ये सारे नेगेटिव हैं। वो एरिया अंडर द कर्व तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से यदि मैं n स्टेज एक्सपेंशन लिख देता हूं, लेट्स से आई राइट n स्टेज एक्सपेंशन की n नंबर ऑफ स्टेजेस में एक्सपेंशन होता है, तो कुछ सीढ़ी नहीं बनेगी, सीढ़ी टाइप की कुछ बन जाएगी। ये समझ में आ रहा है? ए और बी के बीच में कुछ सीढ़ी टाइप का बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो इन जनरल यदि हम बात करें तो मॉड Wn इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड Wn-1। जितने नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाओगे वर्क डन तो बढ़ता जा रहा है ना। एवरीबॉडी, जितने नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाओगे वर्क डन तो बढ़ता जा रहा है। इसको लिख लो। डन। ओके, डन एवरीवन, एवरीबॉडी डन और नॉट? अरे कुछ तो बोलो यार। ठीक है, तो अब इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन में क्या होगा? एवरीबॉडी जरा सोचो, इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन में क्या होगा? इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन में क्या होगा? अब तो हमने नंबर ऑफ स्टेजेस इनफाइनाइट कर दी, तुम्हें नहीं लगता एक स्मूथ कर्व मिलेगा इस बार? इस बार पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इस बार मिलेगा एक स्मूथ कर्व, पॉइंट ए से चले पॉइंट बी की तरफ। तो यही तो है वर्क डन इनफाइनाइट इज वर्क डन रिवर्सिबल, जो कि वर्क डन मैक्सिमम है। तो वर्क डन मैक्सिमम क्या आया? W रिवर्सिबल। और वर्क डन मिनिमम किस में आया एवरीबॉडी? मिनिमम वर्क डन किस में आया? वर्क डन इरिवर्सिबल, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आया कि पूरे पॉइंट डिफाइन करना तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सिंगल स्टेज ऑब्वियसली वर्क डन इनफाइनाइट स्टेज मैक्सिमम आया और वर्क डन सिंगल स्टेज मिनिमम आया। क्लियर एवरीवन? सो राइट इट डाउन।
फाइन, सबने लिख लिया? तो अब थोड़ा ज्यादा, अब तो तुमको ज्यादा क्लैरिटी नहीं है पहले से कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस है, हमने ग्राफिकली भी देख लिया। डू यू थिंक थिंग्स आर मोर क्लियर? ओके फाइन, सो कैन वी डू द सेम थिंग्स फॉर कंप्रेशन एज वेल? देखो हमने अभी क्या किया था बताओ, अभी हमने एक्सपेंशन के लिए किया था कंपैरिजन, क्या अपन कंप्रेशन के लिए कर सकते हैं कंपेयर? कैन वी डू दिस फॉर कंप्रेशन एज वेल? सो लेट अस डू इट। ये इनफाइनाइट स्टेज वाला फिर से बताऊं? अरे यार इनफाइनाइट स्टेज में तो स्मूथ कर्व आएगा ना, क्योंकि ये जो चेंज है इसको टेंडिंग टू जीरो है, दिस डेल्टा इज टेंडिंग टू जीरो, तो तुम्हें लाइन मिलेगी ना, सीधा कर्व मिलेगा। तो वो इसमें बना दिया, वो इनफाइनाइट जब स्टेजेस हो जाएंगे तो चेंजेस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है ना। जैसे मान लो तुम घर से स्कूल जाते हो, बीच में स्टेजेस तुमने इनफाइनाइट डिफाइन कर दिए, यानी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, जो तुम रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहे हो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से कंसाइड करेंगे ना, फिर तभी तो स्मूथ कर्व बनेगी। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? Everybody please respond in the chat box. Can we proceed? Okay, fine. तो ये कंप्रेशन वाला केस खुद से कर सकते हो? Can you do it yourself like we did in the case of expansion? Can you do it for compression? देखो अब कंप्रेशन में क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहली चीज जो अपने को समझनी है, कंप्रेशन में इंटरनल ज्यादा होगा या एक्सटर्नल, बताओ एवरीबॉडी। कंप्रेशन में इंटरनल ज्यादा होगा या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। तो अब नया आएगा राइट, तो P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ए रखा है। सो द गैस विल बी कंप्रेस्ड, राइट, द गैस विल बी कंप्रेस्ड। कब तक कंप्रेस होगा बताओ, कब तक कंप्रेस होगा? टिल P internal dash is equal to P external, यानी प्रेशर एट पॉइंट बी। यहां पे भी ध्यान रखना, फाइनल स्टेट का प्रेशर ही एक्चुअली में, फाइनल एक्सटर्नल स्टेट का प्रेशर ही होता है पीबी, राइट। मतलब मैंने बताया था फाइनल स्टेट का प्रेशर पी एक्सटर्नल होता है, हर केस में वही होगा, ठीक है। फाइनल स्टेट का जो प्रेशर है वही होगा पी एक्सटर्नल, ये हर बार वैलिड है, ठीक है। तो अपन इसको बनाना चालू कर लेते हैं, सिंगल स्टेज बनाते हैं, वन स्टेज, सिंगल स्टेज, वन स्टेज बोलो, सिंगल स्टेज बोलो, कुछ भी बोल लो। So let us say call it single stage compression, सिंगल स्टेज कंप्रेशन है। तो अब सिंगल स्टेज कंप्रेशन में जरा समझते हैं इस चीज को। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से किया है राइट, और हम जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है ना, तो वॉल्यूम हमको कम करना है। तो अब देखो प्रेशर, अब बताओ एरिया अंडर द कर्व कौन सा आएगा, नीचे से आएगा इस बार या ऊपर से आएगा, बताओ तुम्हें क्या लगता है? पी बी होगा ना इस बार। ये सबको चमक रहा है क्या एवरीडी? ये सबको सब चमक रहा है कि हमने इस बार ऊपर वाला पॉइंट क्यों ले लिया, नीचे वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल, जो कि फाइनल प्रेशर है। तो अब ये तो पॉजिटिव आएगा ना। सो दिस इज वर्क डन सिंगल स्टेज, या फिर वर्क डन इरिवर्सिबल। तो अब तो उल्टा हो रहा है, क्लियर हुआ? एवरीडी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो राइट इट डाउन। ग्राफ क्लियर नहीं हुआ, ठीक है सिद्धेश, वेलकम टू ग्राफ, राइट इट डाउन फर्स्ट।
रिटर्न एवरीवन। अच्छा देखो वर्क डन का हमने यही पढ़ा है ना कि वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू टीवी। इस बात से तो कन्विंस्ड हो सिद्धेश, इसमें भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, पी एक्सटर्नल माइनस पी बी होगा, ये क्लियर है। तो पी बी यानी ये वाला प्रेशर ना, या ये वाला प्रेशर, बताओ कौन सा। ये है पी बी और ये है पी ए, ऊपर वाला राइट। तो अब एरिया अंडर द कर्व तो यही लेना पड़ेगा ना हमको, ये नहीं क्लियर है क्या। तो ऊपर वाला ग्राफ बना के दिखा दिया एरिया अंडर द कर्व, कौन सा बहुत बड़ा काम किया हमने। क्लियर है, रिटन एवरीवन। Okay, fine. Let us now talk about two-stage compression. देखो टू स्टेज कंप्रेशन में क्या होगा, देखो टू स्टेज कंप्रेशन कुछ इस तरह से होता है, जैसे पॉइंट ए अपन चूज कर रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट बी अपन चूज कर रहे हैं यहाँ पे, कोई पॉइंट सी चूज कर लिया, तो ये तो ऐसे करेगा ना, समझ में आ रहा है ये तो फाइनल स्टेट पे होता है ना। कोई दिक्कत है। सो दिस इज डब्ल्यू टू स्टेज। उसी तरह से थ्री स्टेज की बात कर लें, तो थ्री स्टेज में कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, फाइन एवरीबॉडी। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना, यहाँ तो वर्क डन फर्स्ट स्टेज का ज्यादा है, टू स्टेज का ज्यादा है, और थ्री स्टेज का कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे डब्ल्यू एन माइनस वन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एन। ये तो उल्टा चल रहा है ना पिछले बार की तरह। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। ओके, ये ग्राफ कभी राइट तो कभी लेफ्ट नहीं आ सकता है क्या, राइट लेफ्ट मतलब क्या। अरे भाई एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम कम करेंगे ना, तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे। कम एक्सपेंशन, समझ में आ रहा है, एक्सपेंशन में क्या होगा, ओरिजिन से दूर, और कंप्रेशन में ओरिजिन के करीब। राइट टू लेफ्ट जाते हैं किसमें, वॉल्यूम बढ़ते हुए की तरफ, तो यानी एक्सपेंशन में राइट टू लेफ्ट जाएंगे, कंप्रेशन में ओरिजिन की तरफ आएंगे। एरिया अंडर द कर्व तो 3 का ज्यादा है। अच्छा एवरीबॉडी, एरिया अंडर द कर्व 3 का ज्यादा है या 1 का ज्यादा है, बताओ। सलोनी इज सेइंग एरिया अंडर द कर्व 3 का ज्यादा है, व्हाट डू यू थिंक। 1 का ही ज्यादा है। मैक्सिमम एरिया तो ये वाला पार्ट कवर कर रहा है बी पॉइंट पे, वो मैंने बना दिया है थोड़ा सा बड़ा, तुमको उसकी वजह से लग रहा है क्या। अरे मैक्सिमम एरिया तो ये कवर कर रहा है ना, जो कि यहाँ पे कम कवर्ड है। एक का ही एरिया ज्यादा है, वो बनाया है इसको थोड़ा सा बड़ा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। डन एवरीवन। ओके सिद्धेश, आई एम वेटिंग।
डन. सो फाइनली आई होप यू डन इट. तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अब इनफाइनाइट स्टेज में क्या होगा, जिसे हमने एन स्टेज तक, मतलब अब हम एन स्टेज तक चलेंगे. तो एन स्टेज में क्या होता है, लेट अस सी दिस. पॉइंट ए से हम पॉइंट बी की तरफ जाते हैं, तो कुछ इस तरह का आएगा, राइट? मतलब सीडी टाइप, मतलब ये बना, दिस इज एन स्टेज. मॉड की जरूरत नहीं है इसमें, वर्क डन पॉजिटिव है. तो इनफाइनाइट स्टेज क्या आएगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इनफाइनाइट स्टेज क्या आएगा? एक कर्व आएगा, राइट? तो ये आ गया तुम्हारा इनफाइनाइट स्टेज. तो यहाँ उल्टा है, राइट? यहाँ तो उल्टा है. यहाँ डब्ल्यू मैक्स जो है वो वर्क डन सिंगल स्टेज है, यानी वर्क डन इरिवर्सिबल है. और यहाँ जो डब्ल्यू मिन है वो वर्क डन इनफाइनाइट स्टेज है, यानी वर्क डन रिवर्सिबल. क्लियर हुआ एवरीबॉडी? क्लियर है या नहीं? डन एवरीवन? ओके, डू इट. ओके, डन. फाइन. Now done. So I think now you are clear with reversible and irreversible processes. Every day, I think you are now clear with reversible and irreversible processes. हाँ ना, कुछ तो बोलो. ठीक है. तो अब जैसे मान लो तुम्हारे कुछ इस तरह से दिया रहा है PV स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ATM लीटर स्क्वायर. तो कैलकुलेट द, इस तरह का क्वेश्चन आए कभी कि कैलकुलेट द वर्क डन क्या हो सकता है? चमकने में दिक्कत हो रही है क्या? ग्राफ में तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है? अच्छा, ग्राफ में किसी को कंफ्यूजन है क्या? एवरीबॉडी, किसी को ग्राफ में कंफ्यूजन है अभी तक जो पूछा तो पूछ लो, फिर से समझा दो एक बार. ठीक है, तो सिद्धेश मैं समझा देता हूँ तुम्हें, फिर से सुन लो एक बार. देखो तुम्हारे पास एक्सपेंशन थोड़ा फास्ट है ऐसा. देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज एक्चुअली. ठीक है, फाइन फाइन फाइन. तो अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सपोज PV स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ATM लीटर स्क्वायर. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर. तो ये वर्क डन तो क्लियर हो जाएगा ना, जैसे कि इसमें वर्क डन देखो क्या लिखोगे. अच्छा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन कंप्लीटली डिफाइंड है, तो ये प्रोसेस कैसा होगा बताओ एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल इक्वेशन कंप्लीटली डिफाइंड है,
तो प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल, बिकॉज मैथमेटिकली जब तुम्हारे पास इक्वेशन है तो तुम पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना। तो ये सबको क्लियर कट चमकना चाहिए कि भाई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है यानी हर एक पॉइंट डिफाइंड है, यानी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस की यहाँ पे बात हो रही है, राइट? आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस? If we have a written mathematical relation, it means that each and every point is defined, which means that the process is reversible. ये पहली चीज समझनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क डन लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब लिमिट्स रखेंगे 1 से 10, ठीक है? तो अब माइनस पी एक्सटर्नल की जगह पे हम पी इंटरनल डीवी लिख देंगे सीधा, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल तो बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे 6/v² dv विद इन लिमिट्स 1 to 10। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? I don't want you to calculate the value, I just want you to understand the process, right? Everybody, are we clear on this? First thing you need to understand, whenever you get a mathematical equation, it means that the points are completely defined, right? इसका मतलब ये होता है कि points आपके completely defined है। तो points defined नहीं, आप पूरा ग्राफ बनाओगे। पूरा ग्राफ बनाओगे तो P, तो मैथमेटिकली इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? मैथमेटिकली इस पे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आपको P इंटरनल इंटू डी दिया रहेगा, उसमें आपको P इंटरनल को एक्सटर्नल के बराबर लेना है, फिर इंटीग्रेट करना है। क्लियर? Okay, do you want to write this? Okay, then write it down. Done everyone? ठीक है, I'm not talking about the calculation, don't worry about it. Written everyone? सम्स क्या इसी तरह के हो जाएंगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, P4 V3 is equal to 100, मान लो इस तरह का है, ATM की पावर 4 लीटर की पावर क्यूब। तो तुम इसमें क्या करोगे? इसमें भी बोलेगा कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द, राइट इट डाउन पार्थ। रिटर्न? ओके, तो देखो अभी तुम्हारे पास एक मतलब मैथमेटिकल रिलेशन है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर इक्वेशन अपन लिख रहे हैं P4 V3 is equal to 100 ATM की पावर 4 लीटर की पावर 3, ठीक है? तो अब ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? अच्छा, ये रिलेशन हमने लिख दिया तो ये प्रोसेस तो रिवर्सिबल ही होगी ना, क्योंकि मैथमेटिकली हमने इक्वेशन तो लिख दिया है। ऑब्वियसली ये रिवर्सिबल है। Whenever you have a well defined pathway, then it is reversible. जब पूरी पक्की सड़क बनी है ना तो रिवर्सिबल है। अब जब बीच बीच में पॉइंट्स हैं बट बाकी खाई है तो इरिवर्सिबल है, ठीक है? वैसा। तो अब देखो यहाँ क्या करोगे, p की पावर 4 इज 100 अपॉन v की पावर 3। तो p क्या आएगा बताओ? v अपॉन ये इसकी पावर 1/4। तो अब वर्क डन सपोज निकालना है तुम्हें, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर। तो कैसे करोगे? वही लिखोगे माइनस पी डीवी, लिमिट्स रखोगे तुम 1 से 2, ठीक है? तो अब तुम इसको लिख दोगे 100/v इसकी पावर 1/4 dv, इंटीग्रेट कर लेना 1 से 2 तक। मतलब प्रोसेस यही है। इज दैट क्लियर? कैसा भी इक्वेशन दे दो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है? डाउट है इसमें किसी को तो पूछ लो। मतलब आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। कैलकुलेशन पे मैं ज्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में मान लो तुम लोग कर ही लोगे।
ठीक है, राइट इट डाउन। बनेंगे ऐसे सम्स, इरिवर्सिबल के लिए इक्वेशन नहीं होता, ठीक है। डन, कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके फाइन। तो अभी देखो हम थोड़े थोड़े प्रोसेसेस की भी बात करेंगे। देखो आइसोथर्मल भी तो हो सकता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, जैसे हम लोग जनरल प्रोसेस की जो बात कर रहे थे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो सकता है या फिर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल हो सकता है, ठीक है। हर प्रोसेस जो भी हम पढ़े उसको भी हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात कर सकते हैं ना, राइट डाउन कल्पेश। डन, ओके। तो अब देखो आइसोथर्मल के अंदर जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों तरह के प्रोसेसेस पॉसिबल हैं। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। रेडी एवरीबॉडी, आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट? ओके फाइन। सो अभी यदि हम बात कर ले आइसोथर्मल में इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं बताओ? इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन तो यही निकलेगा ना अपना, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। कोई दिक्कत है? ओके, एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो रिवर्सिबल में क्या होगा? रिवर्सिबल में रिलेशन सेम होगी या अलग होगी बताओ एवरीबॉडी? रिवर्सिबल में वर्क डन जो होगा इट विल बी इंटीग्रल dw फ्रॉम 1 to 2, दैट इज माइनस p एक्सटर्नल dv फ्रॉम V1 to V2। और p एक्सटर्नल यहाँ पे p इंटरनल के बराबर होगा, समझ में आ रहा है? p इंटरनल बराबर के बराबर होगा ना, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे p एक्सटर्नल p इंटीग्रल के बराबर होगा, ठीक है। So now we can write this as minus nRT by V dV from limits V1 to V2। कोई दिक्कत है? ये P एक्सटर्नल P इंटरनल कैसे आया? रिवर्सिबल में हमने पढ़ा था ना श्रेयस, P एक्सटर्नल is equal to P internal, क्योंकि dP is tending to zero। In case of reversible process change जीरो के बराबर होता है, तो वैसे इसलिए हमने बराबर लिख दिया है। तो अब इंटीग्रेट करेंगे ना हम, यहाँ पे ये लिख लिया यहाँ तक सबने, ये सारे पॉइंट्स लिख लिए आपने? ओके देन राइट इट डाउन। इरिवर्सिबल प्रोसेस का इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं, इक्वेशन बनेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? विल सी देम, डोंट वरी, देखेंगे। डन एवरीवन? ओके फाइन, यहाँ तक लिख लिया ना सबने? तो अब देखो क्या है, वर्क डन रिवर्सिबल अपने पास आता है आइसोथर्मल के केस में, ये आ जाता है माइनस nRT बाई V लॉग V, सॉरी लॉग V बोलो dV, राइट? V1 से V2।
तो ये आ जाएगा माइनस एन आर टी लॉग ई V2 बाई V1। कोई दिक्कत है? अब देखो P1 V1 P2 V2 के बराबर होता है, तो P1 बाई P2 जो है इट विल बी V2 बाई V1। So we can write minus nRT log E P1 by P2। nRT को तो हम माइनस PV भी लिख सकते हैं क्योंकि PV तो कांस्टेंट है। तो बहुत सारे रिलेशन बन गए, राइट? यहाँ log 10 होगा। बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं ना, तुम nRT लिख सकते हो, तुम यहाँ पे PV भी लिख सकते हो, V2 by V1 भी लिख सकते हो, P1 by P2 भी लिख सकते हो। Is that clear everybody? अब देखो डेल्टा U होता है 0 और हीट एक्सचेंज होता है माइनस वर्क डन, तो वो तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस nRT log E V2 by V1। तो ये हो गया किसके केस में? आइसोथर्मल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इफ यू कैन इंटीग्रेट एंड डेराइव देयर इज नो इशू। बस आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल याद रखना है, ठीक है ऑलरेडी? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तो दिमाग में छप गया होगा ना कि क्या कंडीशन है निकालने के, कोई याद करने वाला काम तो यहाँ है नहीं। राइट डाउन आदित्य। डन। तो ये सबने लिख लिया। डन एवरीवन? ओके फाइन। सो लेट अस टेक अप अ क्वेश्चन कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है? रेडी? क्वेश्चन है a system of 1 mole of ideal gas at देखो 10 atm 1 liter expands against a constant external pressure, again expands against a constant external pressure, a constant external pressure of 1 atm, ठीक है? if the temperature is constant, calculate the work done, during expansion। तो ये बताओ, ये सबको चमक रहा है कि ये किस तरह का प्रोसेस है एवरीबॉडी? टेम्परेचर कांस्टेंट बोले तो क्या एवरीबॉडी? आइसोथर्मल आ जाएगा यहाँ पे। और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट मतलब एवरीबॉडी, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट मतलब इरिवर्सिबल। तो अब ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन एक्चुअली इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पूछा गया है आपसे एवरीबॉडी। ये समझ में आ रहा है सबको? ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो बेसिकली इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पूछा गया है। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस? Fine. So how will we solve this now? We will simply solve minus P external
V2 माइनस V1, और P एक्सटर्नल अपना 1 है, V2 हमें नहीं पता और V1 हमें 1 पता है। तो हम जानते हैं आइसोथर्मल में P1 V1 P2 V2 होता है। तो 1 into 1 P2 हमें पता है, 1 P2 तो पता है ना, एक्सटर्नल प्रेशर तो फाइनल के बराबर होगा, तो V2 निकल जाएगा अपना, V2 आ गया अपना 10 लीटर। तो अब देखो क्या है, ये समझ में आया, -9 ATM लीटर आंसर आ जाएगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? आंसर आएगा आपका -9 ATM लीटर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूं, फर्स्ट यू राइट इट डाउन देन वी मूव अहेड। डन। एवरीबॉडी डन? ओके फाइन। सो आई होप यार, तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, if the same process is carried out in infinite number of steps, such that, ठीक है, P final is equal to 1 ATM, calculate the work done। तो अब जो पूछा जा रहा है, ये किसके लिए पूछा जा रहा है एवरीबॉडी? ये किसके लिए पूछा जा रहा है? अब रिवर्सिबल के लिए पूछा जा रहा है, राइट? तो अब क्या करोगे, माइनस PV इंटू 2.303 log V2 by V1 करोगे एवरीबॉडी? ठीक है, और ये 10/1 आएगा। तो अब देखो -23.03 आएगा। ये क्लियर हुआ एवरीबॉडी? क्लियर हुआ या नहीं? सर PV 10 कैसे लिख दिया? P इंटू V, अरे देखो ना, इनिशियली प्रेशर कितना है, P1 V1 देखो कितना है, 10 इंटू 1। क्लियर है? अपने पास एनआरटी नहीं है ना क्वेश्चन में, तो हम PV लिख सकते हैं ना। अपने पास एनआरटी तो नहीं है क्वेश्चन में, तो इनिशियल भी लिख सकते हैं। अरे भैया श्रेयस, समझने की कोशिश करो, इनिशियल लिखें फाइनल लिखें फर्क पड़ता है क्या? P1 V1 तो P2 V2 दोनों के बराबर है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? P1 V1 लिखें या P2 V2 लिखें फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सेम है, राइट? तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना इस बार। ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल था, करेक्ट। अच्छा बताओ, रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता है एक्सपेंशन के केस में? यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो हमने क्या पढ़ा था बताओ? हमने ये पढ़ा था कि एक्सपेंशन में रिवर्सिबल ग्रेटर देन इरिवर्सिबल होता है।
यही पढ़ा था ना एवरीबॉडी? सिद्धेश आई कम टू योर पॉइंट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब वैसा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो रिवर्सिबल में ज्यादा आ रहा है अपना वर्क डन, ज्यादा आ रहा है, यानी अपना कैलकुलेशन सही है ना। अच्छा इसमें कंफ्यूजन है क्या किसी को? अच्छा जरा समझने की कोशिश करो हमने किया क्या यहाँ पे। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सी व्हाट वी हैव बेसिकली डन। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वर्क डन के लिए अपने पास रिवर्सिबल में फॉर्मूले क्या क्या है। हमारे पास फॉर्मूले है -2.303 nRT log 10 V2 by V1। तो V2 by V1 तो अपना 10 आ गया, ठीक है, V2 by V1 तो अपना 10 आ गया, तो -2.303 nRT log 10 की बेस 10 1 आ गया। तो बेसिकली हमें तो यही निकालना है ना, -3.303 nRT। इतना क्लियर है सबको? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क डन इन रिवर्सिबल। फाइन। तो अब एनआरटी को अपन पीवी नहीं लिख सकते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, हमारे पास तो एनआरटी है नहीं, एनआरटी को तो हम पीवी लिख ही सकते हैं। अब हमें लिखा है क्वेश्चन में इनिशियली 10 एटीएम प्रेशर था और 1 लीटर वॉल्यूम था, तो पी इंटू वी 10 इंटू 1 नहीं लिख सकते अपन? अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिद्धेश अभी क्लियर है या नहीं है? इनिशियल स्टेट दिया है ना, P1 दिया है तुम्हें, ये V1 है, तो P1 V1 तो P2 V2 के बराबर ही होता है ना। एक क्वेश्चन आपको करने देंगे, मतलब बेसिकली दिस इज समथिंग दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। और कंपैरिजन में देखो होता क्या है, कंपैरिजन में होना ये चाहिए कि वर्क डन रिवर्सिबल के केस में हमने पढ़ा था ना ज्यादा होगा एक्सपेंशन के प्रोसेस में, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, एक में -10 आया, एक में -23 आया, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एक में -10 आया और एक में -23 आया, तो रिवर्सिबल वाला ज्यादा आया, तो जैसा हमने पढ़ा था उसके हिसाब से आ रहा है ना, तो रिजल्ट अपना सही है। कोई दिक्कत है? तो आज के क्लास में जो हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट है? देखो बेसिकली हमने जो पढ़ा है ना, वी हैव सीन, हाँ सिर्फ कल गैसे स्टेट में आएंगे क्वेश्चंस। आज जो हमने पढ़ा है वी हैव जस्ट सीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ही किया है हमने, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, जो भी फॉर्मूले हमने डेराइव किए हैं जैसे आइसोथर्मल के केस में, वो भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डेराइव ऑन योर ओन आल्सो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। एक्सरसाइज 1 में कहां तक होमवर्क दिया था? एवरीबॉडी एक्सरसाइज 1 में कहां तक दिया था? 16 तक। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 से इस बात पे जाता है कुछ। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 17 से लेकर के 25, दिस इज योर होमवर्क। इंथैल्पी वाला नहीं, इंथैल्पी वाला नहीं। तो देखो बेसिकली आज हमने यही सीखा है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल अंदर रहता है इंटीग्रल के अंदर, और इरिवर्सिबल में बाहर रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तो यही है ना एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यही है। कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन में यहाँ W मैक्स रिवर्सिबल है, मॉड ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव होता है, और यहाँ मॉड W मिन इरिवर्सिबल है, और यहाँ पॉजिटिव होता है तो मॉड की जरूरत है नहीं, तो यहाँ W इरिवर्सिबल W मैक्स होता है और W रिवर्सिबल W मिन होता है। यही जो चीज है बेसिकली, यही आज जो हमने पढ़ा उसका निचोड़ है, मतलब समरी है, राइट? फाइन, तो किसी को कोई डाउट है?
Okay, then we'll meet in the next class. All the best for your test tomorrow. Goodbye.